नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टॉप एमसीक्यूज की, जो कि हमारा यूपीपीएससी का जो आगामी एग्जाम है सितंबर में 24 सितंबर को, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी कई बार पीएससी में पूछे जा चुके हैं, यूपीएससी में भी पूछे जा चुके हैं, और आगे भी जितने भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इनके आने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, आखिरी सवाल तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसके जितने भी वीडियोस में जितने भी सवाल हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आता है उसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो हमारा पहला सवाल है, अनुच्छेद 29 के तहत, जो अनुच्छेद 29 है उसके तहत प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को क्या सुरक्षित रखने का अधिकार है? अनुच्छेद 29 के तहत ऑप्शन है आपके भाषा, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी संस्कृति, या ऑप्शन डी ये सभी। तो जो अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 29 जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण वर्णित है, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी है। इन सभी का संरक्षण जो नागरिक है वह अनुच्छेद 29 के तहत कर सकता है। अगला सवाल है हमारा, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है? जो अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार हैं, तो उनमें से राज्य किन आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है? ऑप्शन है आपके लोक व्यवस्था के आधार पर, या ऑप्शन बी सदाचार के आधार पर, ऑप्शन सी स्वास्थ्य के आधार पर, या ऑप्शन डी इन सभी के आधार पर। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है, उन पर राज्य इन सभी लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। अगला सवाल है हमारा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकती है? नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनके संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने प्रकार के लेख जारी कर सकती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 प्रकार के लेख, ऑप्शन बी 5 प्रकार के, ऑप्शन सी 6 प्रकार के लेख, या ऑप्शन डी 7 प्रकार के लेख। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है। मौलिक अधिकारों की संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकती है। अगला सवाल है, संविधान के आधारभूत ढांचों को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसको सुरक्षित रखने का जो सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया वह किस मामले में प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद का मामला 1952, या ऑप्शन बी गोलकनाथ का मामला 1967, ऑप्शन सी केशवानंद भारती का मामला 1973, या ऑप्शन डी मिनर्वा मिल का मामला 1980। तो जो संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत है वह केशवानंद भारती मामला 1973 के आधार पर प्रतिपादित किया गया। अगला सवाल है, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्रदान किए जाते हैं? वो मौलिक अधिकार कौन सा है जो गैर नागरिक, जो कि भारतीय नागरिक नहीं है, उसको भी प्रदान किया जाता है? तो उनको, जो कि भारतीय नागरिक नहीं है, प्रदान किया जाने वाला मौलिक अधिकार कौन सा है? ऑप्शन ए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या ऑप्शन बी कोई भी व्यवसाय या कारोबार आरंभ करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी कानून के समक्ष समता का अधिकार, या ऑप्शन डी देश के किसी भी भाग में आवास, संचरण एवं निवास की स्वतंत्रता। तो इसका जो सही आंसर है, गैर नागरिकों को जो अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है वह है कानून के समक्ष समता का अधिकार। ये इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, संवैधानिक
उपचार के अधिकार को संविधान के हृदय की जो संज्ञा दी गई वो किसके द्वारा दी गई? मतलब जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको संविधान का हृदय किसने कहा? ऑप्शन है आपके ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद या डी वल्लभ भाई पटेल। तो जो संविधान की हृदय की संज्ञा दी गई संवैधानिक उपचारों के अधिकार को वह दी गई बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगला सवाल है हमारा अनुच्छेद 30 के अनुसार, अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार है। किस आधार पर? भाषाई आधार पर या धार्मिक आधार पर या उपयुक्त दोनों, मतलब भाषाई और धार्मिक दोनों आधार पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो अनुच्छेद 30 है वह क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं जो प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को जो अधिकार प्राप्त है वह किस आधार पर है? तो यह भाषाई और धार्मिक दोनों अधिकार पर है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सी है यह बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है किस स्थिति में मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है? जो मौलिक अधिकार है वो किस स्थिति में निलंबित हो सकते हैं? मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, मूल रूप से अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। तो ये किस अधिकार पर, मतलब किस कंडीशन में ये निलंबित हो सकते हैं? ऑप्शन है आपके जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, या ऑप्शन बी जब राष्ट्रपति शासन लागू हो, ऑप्शन सी जब वित्तीय आपात लागू हो, या ऑप्शन डी जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश हो। मतलब जब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इनके निलंबन का आदेश दे तब। तो इसका जो सही आंसर है वह है जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। सिर्फ इस कंडीशन में मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगला सवाल है हमारा क्या संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की पहल सामान्यतः राज्य विधानमंडल कर सकता है? संविधान संशोधन में जो प्रक्रिया की पहल है वह राज्य विधानमंडल के द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन ए यस की जा सकती है, ऑप्शन बी नहीं की जा सकती है, ऑप्शन सी हाँ यदि राज्यों के हित का मामला हो तो राज्य विधानमंडल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो पहल है वह की जा सकती है, या ऑप्शन डी यदि राज्य सूची का मामला हो तो इसका जो सही आंसर है वह है नहीं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की पहल सामान्यतः राज्य विधानमंडल में नहीं की जा सकती है। अगला सवाल है राज्य विधानमंडल को कितनी अवधि के भीतर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है? मतलब वह लिमिटेड टाइम पीरियड क्या है जिसमें राज्य विधानमंडल जो संवैधानिक संशोधन विधेयक है उसको स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा? तो कितने दिनों में अपनी राय देनी है? ऑप्शन ए 60 डेज में, ऑप्शन बी 180 डेज में, ऑप्शन सी 1 साल में, या ऑप्शन डी कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के पास कोई निश्चित सीमा का उल्लेख नहीं है कि वह संविधान संशोधन को स्वीकार करे या स्वीकार करे एक लिमिटेड पीरियड में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है हमारा संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो सबसे पहले कहां किया जाता है? ऑप्शन ए संसद में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, सी लोकसभा में, या डी राज्य विधान मंडल में। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा संसद है। मतलब संसद में जो संविधान संशोधन का विधेयक है वो प्रस्तुत किया जाता है। अब संसद के अंतर्गत क्या क्या आता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से ये विधेयक पे डिपेंड करता है कि कौन सा विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाएगा। अगला सवाल है हमारा क्या संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को राष्ट्रपति से संस्तुति प्राप्त करना आवश्यक है? मान लीजिए कोई भी विधेयक है जिसमें संवैधानिक संशोधन का उल्लेख है, तो क्या उसको राष्ट्रपति से संस्तुत करना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति से संस्तुत करना आवश्यक है या नहीं है,
या कुछ अनुच्छेदों के लिए है या सभी संशोधन के लिए है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए है। हाँ, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को राष्ट्रपति से संस्तुति प्राप्त करना आवश्यक है। अगला सवाल है हमारा, संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास कब भेजा जाता है? संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास कब भेजा जाता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति की संस्तुति के पूर्व, या ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की संस्तुति के पश्चात, ऑप्शन सी, किसी भी समय, या ऑप्शन डी, संशोधित प्रस्तुत करने से पूर्व। मतलब जब निर्णय हो गया और संशोधन होने जा रहा है उस समय के ठीक पहले। तो इसका जो ऑप्शन है वह है राष्ट्रपति की संस्तुति से पहले राज्य विधानमंडल के पास संवैधानिक संशोधन विधेयक को भेजा जाता है। अगला सवाल है हमारा, क्या भारत के नागरिकों को रोजगार का अधिकार प्राप्त है? क्या भारत के नागरिकों को रोजगार का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए, यस, प्राप्त है। ऑप्शन बी, नहीं प्राप्त है। ऑप्शन सी, कुछ विशेष मामलों में प्राप्त है। या ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्वों द्वारा प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी है, रोजगार का अधिकार भारतीय नागरिकों को नहीं प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? ऑप्शन ए, भाग 3 का 1, या ऑप्शन बी, भाग 4, ऑप्शन सी, भाग 4 का, या ऑप्शन डी, भाग 5। तो मूल कर्तव्यों का जो अध्याय जोड़ा गया है वह ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, भाग 4 के का में जोड़ा गया है। अगला सवाल है हमारा, संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, या ऑप्शन डी 15। तो इसका जो सही आंसर है वह हमारा ऑप्शन सी है, क्योंकि इसके पहले मतलब 2002 के पहले ये जो थे मूल कर्तव्य वो आपके 10 थे, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ उसमें मूल कर्तव्य एक और जुड़ा, जिससे मूल कर्तव्यों की जो कुल संख्या हुई वह कितनी हो गई? 11। आगे बात करते हैं अगले सवाल की, क्या किसी मूल कर्तव्य के प्रवर्तन हेतु अधिनियमित कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है? किसी मूल कर्तव्य के प्रवर्तन हेतु जो अधिनियमित कानून है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है? ऑप्शन ए, हाँ कर सकती है। ऑप्शन बी, नहीं कर सकती है। ऑप्शन सी, निश्चित नहीं है। या ऑप्शन डी, विशेष परिस्थितियों में उल्लंघन कर सकती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है, मतलब निश्चित नहीं है कि उल्लंघन कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो यह सही आंसर है। अगला सवाल है हमारा, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? संविधान में मूल कर्तव्य क्यों जोड़े गए? मान लीजिए मूल जो अधिकार थे, नीति निर्देशक तत्व थे, तो मूल कर्तव्यों को जोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ी? तो इसका जो सही आंसर है, चूंकि यहां पर आंसर आपको पहले प्रोवाइड हो गया है, तो वह है राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करने के लिए वे कृत्य जो कि राष्ट्र के विरोध में हो या हिंसात्मक हो, उनके नियंत्रण के लिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए, संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, या देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, या ऑप्शन डी, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह है धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से प्रेरित हैं, वह संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए, भाग 2 में। ऑप्शन बी, भाग 3 में। ऑप्शन सी, भाग 4 में। या ऑप्शन डी, भाग 5 में। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह उल्लेखित हैं भाग
4 में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारा, विधि निर्माण में नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना किनका कर्तव्य है? विधि निर्माण में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका पालन करना किनका कर्तव्य है? ऑप्शन है आपके ए केंद्र सरकार का, या ऑप्शन बी राज्य सरकार का, ऑप्शन सी केंद्र व राज्य दोनों का, या ऑप्शन डी दोनों में से किसी का भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है केंद्र व राज्य सरकार दोनों का ही कर्तव्य है नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना विधि निर्माण के समय। अगला सवाल है हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार से अधिक प्रभावशाली बनाया गया है? मतलब वह संविधान संशोधन कौन सा है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अधिक पावरफुल बना दिया गया अपेक्षाकृत मौलिक अधिकारों के? ऑप्शन है आपके ए 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी 43वां संविधान संशोधन 1977, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन 1978, या ऑप्शन डी 45वां संविधान संशोधन 1980। तो जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, 1976, इसमें ही जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उनको अधिक पावरफुल बनाया गया मौलिक अधिकारों की अपेक्षा। अगला सवाल है हमारा, अब तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में कितनी बार वृद्धि की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में अभी तक कितनी बार वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, या ऑप्शन डी 4 बार। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें जो वृद्धि हुई है वह अभी तक 2 बार हुई है। सो फ्रेंड्स, अगला सवाल है हमारा, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें क्या गांधीवादी जो विचारधारा है वो लागू होती है? ऑप्शन ए हाँ लागू होती है, या ऑप्शन बी नहीं लागू होती है, ऑप्शन सी केवल कुछ निर्देशक तत्वों पर ही यह लागू होती है, या ऑप्शन डी सभी निर्देशक तत्वों पर यह लागू होती है। इसका जो सही आंसर है वह है हाँ, गांधीवादी विचारधारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर लागू होती है। अगला सवाल है हमारा, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा है जिसमें न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख है कार्यपालिका से? तो इसका जो सही आंसर है वह है अनुच्छेद 50, जो कि आपको पहले ही प्रोवाइड किया गया है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 8 अनुच्छेद 239, भाग 8 अनुच्छेद 239, या भाग 16 अनुच्छेद 336, ऑप्शन सी भाग 17 अनुच्छेद 345, या ऑप्शन डी भाग 20 अनुच्छेद 368। तो किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है भाग 20 अनुच्छेद 368। अगला सवाल है हमारा, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ऑप्शन ए 2 प्रकार से, ऑप्शन सी 3 प्रकार से, ऑप्शन सी 4 प्रकार से, या ऑप्शन डी 5 प्रकार से। तो इसका जो सही आंसर है वह है 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बात की अत्यंत महत्वपूर्ण जो कि टॉप एमसीक्यूज थे भारतीय संविधान की, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके जो यूपीपीएससी की हमारी 24 सितंबर की प्रीलिम्स की परीक्षा है उसके लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जितने भी हमारे वीडियोस है अपडेटेड वीडियोस आपको रेगुलर रूप से मिलते रहे। साथ ही साथ जो फेसबुक की लिंक है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से हमसे जुड़ सकती हैं। आपको वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव बताएं। अगर आप कुछ नया चाहते हैं, कोई नई सीरीज चाहते हैं, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें बताएं, जिससे हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।